बुलेटिन में खुश आमदीद और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको मौसम का अहवाल बताएंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। रात के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्वाबी, हंगू, नौशहरा और मर्दान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बुनेर, मीरपुर, भिम्बर, मानसेरा, हरिपुर, एबटाबाद में बारिश जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, पिशावर, बाजोड़, खैबर कोहाट, बन्नू, वजीरिस्तान और टांक में बारिश हो सकती है। मरी, चकवाल, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, लाहौर, झंग और खुशाब में भी रिमझिम का इम्कान है। बारखान, मूसाखेल, जोब, लोरालाई, किला सैफुल्ला, कोहलू, डेरा बुगटी में अब्र करम बरसने की उम्मीद। कराची और साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। मुतल्लिका महकमों की जानिब से हिफाजती इंतजामात का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में मशीनरी पहुंचा दी गई, जबकि अवाम को ज्यादा बारिश वाले इलाकों में महदूद नकलो हमल की अपील की गई है। और अब बात करेंगे, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया। केर स्टार्मर कहते हैं, इसराइल ने गजा में इंसानी बहरान खत्म करने के लिए ठोस इक़दाम ना किए तो सितंबर में यूएन जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। Will recognize the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, फ़लस्तीनी रियासत के मामले पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर से बात नहीं हुई। मुलाकात खुशगवार थी, लेकिन रियासत फ़लस्तीन पर गुफ्तगू नहीं हुई। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को इनाम देने के मुतरादिफ है। मैं नहीं समझता हमास को इनाम देना चाहिए। अमेरिका इस कैंप में नहीं जिसने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम की हो। हमने इसराइल से बराह रास्त बात करने का फैसला किया है। मैं खुराक के मरकज़ के मामले पर इसराइली हुकूमत से बात करूंगा। हमारी कोशिश है कि खुराक मुनासिब और मुनसिफाना तरीके से तकसीम हो। यूएन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। हमने आलमी कॉन्फ्रेंस को गैर मुफीद करार दिया। हमने दुनिया को खबरदार किया कि ये खुद साख्ता रियासत तस्लीम हमास का इनाम होगा। अमेरिका वाज़ेह कर चुका, एक तरफा तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की हिमायत नहीं करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस पर तनक़ीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस में अमरीका शिरकत नहीं करेगा। दो रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस अमन की कोशिशों पर तमाचा है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन डीसी जहांज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांज़ेब। जी देखिए, टाइम ब्रूस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो फ़लस्तीन के टू स्टेट जो रेजोल्यूशन है उस हवाले से, जो टू स्टेट सोल्यूशन के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ है उस पर तनकीद से किया। और उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा और दो रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस है वो अक्टूबर 7 के मुतासिरीन के मुंह पर भी तमाचा है और अमन की कोशिशों पर भी। उन्होंने ये कहा कि गजा में जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप गजा के लोगों की तकलीफ को दूर करना चाहते हैं और सदर ट्रंप को गजा के अंदर इंसानी जानों के ज़िया और बहरान पर तशवीश है और इमदादी ट्रक जो है वो गजा में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। इस मौके पर उनसे सवाल हुआ, एक अमेरिकी साथी ने सवाल किया कि अमेरिका आप जो है कैसे कह सकती हैं कि दो रियासती हल पर 180 से ज़ायद ममालिक के जो मंदूबीन हैं वो मिलकर बैठ रहे हैं और इस हवाले से जो है कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर अमेरिका को क्या तशवीश है? तो क्या अमेरिका को इस बात पर भी तशवीश है कि फ्रांस ने जो है फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है और यूके ने भी कहा है, बरतानिया ने, कि वो सितंबर में जो है फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेंगे। तो इस पर टेमी ब्रूस ने ये कहा कि यही वो रवैये हैं जिनकी वजह से जो है हमास जो है वो जंगबंदी के लिए जो है वो ताउन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो इस वक्त गाजा के अंदर पुरतशद्दुद माहौल को ख़त्म करना है, लेकिन यही वो वजूहात है, ये कॉन्फ्रेंसेस और फ्रांस और यूके का जो फैसला है कि वो हमास को जो है इस बात का ताउन का यकीन दिला रहे हैं कि ठीक है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं
اور اسرائیل ہی صرف غلط ہے. تو انہوں نے کہا یہی وجوہات ہے کہ جنگ بندی کے لیے حماس تعاون نہیں کر رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے یورپین تجارتی معاہدے کے ذریعے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کو جو ہے وہ جوڑا ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے پورے دنیا کے اندر جو ہے ایک متوازن نظام کے لیے اور امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں وہ پیوٹن کے اقدامات سے مایوس ہیں، اور بہت جلد جو ہے رشیا کے اوپر نہ صرف نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں بلکہ ان پہ ٹیرف کے حوالے سے بھی جو ہے نئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ جہاں زیب. امریکہ بھارت تجارتی معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا. امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو بھاری ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی. کہا بھارت سے تجارتی معاہدہ ابھی طے نہیں پایا، معاہدہ نہ ہوا تو بھارت کو 20 سے 25% ٹیرف کی شرح کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آغاز میں خبر یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا. سابق وزیر اعظم نے قاسم اور سلیمان کو ہدایت کی کہ وہ پاکستان نہ آئیں. اس سے پہلے اطلاعات تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں. پچھلے چند روز میں قاسم اور سلیمان نے امریکہ میں کچھ اہم ملاقاتیں بھی کی تھیں. بانی پی ٹی آئی کا بچوں کو پاکستان آنے سے روکنا بہت سے ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا. بانی کی کوئی بھی تحریک بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتی. یہ منافقت میں لپٹی بزدلی ہے. تاریخ میں اس سے بڑی نوسر بازی شاید ہی کسی اور نے کی ہو. حقیقی آزادی اور قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا. پہلگام حملے میں حملہ آوروں کے پاس پاکستانی چاکلیٹ تھے. بھارتی وزیر داخلہ کا مضحکہ خیز بیان. بات غباروں، کبوتروں اور نسوار سے چاکلیٹ تک پہنچ گئی. امت شاہ نے مبینہ حملہ آوروں سے پاکستانی ووٹر آئی ڈی ملنے کا دعویٰ بھی کیا. امت شاہ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستانیوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں بلکہ شناختی کارڈ ہوتا ہے. لوک سبھا میں اپوزیشن نے مودی سرکار کو پسپا کر دیا. کانگریس ارکان نے نئے فالس فلیگ آپریشن مہادیو کو بھی جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا. کانگریس ارکان نے کہا پہلگام پر تنقید روکنے کے لیے آپریشن مہادیو کا جھوٹ بولا، اب اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا جائے گا. پرینکا گاندھی نے کہا مودی سرکار کو پہلگام واقعے کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. رکن امریندر سنگھ راجہ نے پاک بھارت جنگ کے دوران رافیل گرنے کی تصویریں دکھا دی. بھارت سے انتہائی خطرناک جنگ 4 دن میں جیتی. پوری دنیا معترف ہے کہ جنگ کے فاتح ہم ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا. پاکستانی فوج نے اپنی تکنیکی برتری استعمال کی. خاص طور پر پاک فضائیہ نے داخلی جدت کا مظاہرہ کیا. امریکی صدر نے کہا پاک بھارت جنگ انہوں نے رکوائی، اس سے بڑی ہماری سفارتی کامیابی کیا ہوگی. جنگ ہم نے جیتی ہے ہندوستان کے مقابلے میں. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پوری قوم کو. یہ جو جنگ ہوئی 4 دن کی، انتہائی خطرناک لیکن انتہائی کم مدت میں جنگ ہے جو پاکستان نے ہندوستان کے خلاف جیتی. پوری دنیا اس کی معترف ہے. مارشل عاصم منیر صاحب جس جرأت کے ساتھ جنگ لڑی ان کی لیڈرشپ میں، افواج پاکستان نے اس جرأت، دلیری، بہادری اور ٹیکنیکل سپریمیسی تھی اس کو استعمال کیا. خاص طور پر ایئر فورس نے اپنی انٹرنل انوویشن کی. صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ بند کرائی. اس سے بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ آپ کی اور کیا ہو سکتی ہے. امریکہ کو بتا دیا پانی روکنا اعلان جنگ تصور کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات بہت مفید رہی. بھارت سے جب بھی بات ہوئی جامع ہوگی. اگر ہمارا پانی ڈائیورٹ کیا گیا یا اسٹاپ کیا گیا جو ہمارا رائٹ ہے 3 دریاؤں کا تو وہ دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹ. اس کو ہم وی ول ٹریٹ ایز ایکٹ آف وار. جوائنٹ چیف اور فیلڈ مارشل سید عاصم وہ بالکل دے آر ریڈی. تو انڈیا ویلکم جب بھی ڈائیلاگ کرنا چاہے ہم تیار ہیں. کمپوزٹ ڈائیلاگ ہوگا. حالیہ چینی بحران میں شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے. آڈیٹر جنرل کے انکشافات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گرما گرمی. جنید اکبر نے کہا یہ پیسے 42 خاندانوں نے کمائے ہیں. عامر معین پیرزادہ کا کہنا تھا وزیر اعظم عوام کو لوٹ کر جیبیں بھر رہے ہیں. سیکرٹری صنعت نے کہا چینی درآمد نہ کی تو نومبر میں قلت ہو جائے گی.
की एक्सपोर्ट और फिर इम्पोर्ट का गेम। बहती गंगा में किसने हाथ धोए, किसने कितना माल बनाया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में बहुत कुछ सामने आ गया। ऑडिटर जनरल ने बताया चीनी कीमतों की हालिया रद्दोबदल से शुगर मिलों ने 300 अरब रुपए कमाए। चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ने से शुगर मिल्स को 44 अरब का मुनाफा होता है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर खान ने कहा, ये 300 अरब रुपए 42 खानदानों ने कमाए हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, चीनी और गंदम की इस डकैती पर खामोश नहीं रहेंगे, चाहे गोली मार दें। मोइन आमिर ने कहा, वजीर आजम पाकिस्तानियों को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। पीटीआई रुकन आमिर डोगर ने दावा किया, मुल्क में सबसे ज्यादा शुगर मिले जरदारी खानदान की हैं। दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन और तीसरे नंबर पर शरीफ खानदान की हैं। आमिर डोगर के रिमार्क्स पर शाजिया मरी आग बगोला हो गई। कहा, इल्जाम साबित करें या अल्फाज वापस लें। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, आमिर डोगर बताएं उनकी पार्टी किसके पैसों पर बनी। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने खबरदार किया, चीनी दरामद न की तो नवंबर में किल्लत होगी। टैक्स इसलिए खत्म किए ताकि आवाम को सस्ती चीनी मिले। 1 किलो चीनी पर 80 रुपए टैक्स होगा तो कीमत कहाँ जाएगी। FBR ने चीनी बरामद करने वाली मिलों और डायरेक्टरों के नाम कमेटी को फराहम कर दिए। मालिकान के नाम न बताने पर अरकान ने बरहमी का इजहार किया। अवाम कहते हैं चीनी के बहरान का जिम्मेदार शुगर माफिया है। ये माफिया हुकूमत से ज्यादा बाअसर है। शुगर माफिया अनाज छोड़ दे तो चीनी 100 रुपए किलो हो सकती है। अपनी पैदावार अपने ही मुल्क में नायाब हो गई। शहरियों ने हुकूमत से हर सूरत रिलीफ का मुतालबा कर दिया। खोखले दावे हैं इनके हुकूमत के, 200 में मिल रही है कि चीनी। इम्पॉसिबल है, मजदूर आदमी क्या करेगा। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 200 रुपए किलो में भी चीनी नहीं मिल रही। हमारा ये मिठाई का काम है, चीनी मिलेगी तो हमारा कारोबार चलेगा। नहीं भाई लभदी नहीं पई, चीनी ने तो मार देता। चीनी की प्राइस मोर देन 200 है और इसके बावजूद जो है शॉर्टेज है उसका। उसको कम से कम 120, 25, 30 पर लाना चाहिए। हमारे मुल्क की खुद की पैदावार है और ये भी महंगाई में पिसी हुई है। तो जखीरा कर लिया है तो अपनी मनमानी प्राइस पे देने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपने रेट लगा के बैठा हुआ है। इस टाइम माफिया गवर्नमेंट से भी ज्यादा जो है बासर लोग हैं। चीनी जो है 60 रुपए में किलो में मिलती थी, अभी 200 रुपया किलो। माफिया अगर अपने अनाज छोड़ दे तो चीनी 100 रुपए किलो हो सकती है। बेसिक नीड है आवाम की, जिसको पूरा करने के लिए एटलीस्ट हुकूमत को थोड़े से इकदाम करने चाहिए। हुकूमत ने जो इकदाम है अमल दरामद नहीं होता हुआ हमें नजर आ रहा। चीनी तो जो है ना हर अमीर गरीब की जरूरत है, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बलूचिस्तान के इलाके योब और इसके गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेर आबाद चुके हैं। तेज हवाओं से खंबे गिर गए हैं। मुतअद्दिद इलाकों को बिजली मुअत्तल हो चुकी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 31 जुलाई से बारिशों की पेशगोई है। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो सकता है। कराची में सीवीयू के करीब से लड़का और लड़की की लाशें मिलने का वाकया। मकतूल साजिद और सना आसिफ के निकाहनामे की कॉपी सामने आ गई। साजिद मसीह और सना आसिफ का आबाई ताल्लुक गुजरांवाला से था। साजिद ने 20 जुलाई को इस्लाम कबूल किया और दोनों ने कोर्ट मैरिज की। निकाहनामे के मुताबिक साजिद की उम्र 28 और लड़की की उम्र 25 साल है। पुलिस का बताना है दोनों को क्लिफ्टन के करीब फायरिंग करके कत्ल किया गया। 2 पिस्तौलों के खौल मिलने से शुबा है कातिलों की तादाद भी कम से कम 2 थी। मर्द और खातून के सरों में गोलियां मारी गईं। दोनों का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गांव से है। 15 जुलाई को घरों से चले गए थे। सना आसिफ के भाई वकास अली ने साजिद मसीह के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। चंद रोज बाद दोनों की शादी की दस्तावेज लड़की के वरसा को मौसूल हुई, जिसके बाद दोनों खानदानों में सुलह हो गई थी। पुलिस ने लड़की के भाई वकास को हिरासत में ले लिया है। मस्तूंग से जहां पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी 7 साल बाद कत्ल कर दिए गए। भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस का बताना है कि वाक़या मंगल की सुबह लखपास में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब होटल में पेश आया। मकतूल मियां बीवी की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान थीं। मकतूल लड़के मोहम्मद शुएब का ताल्लुक पंजगोर के इलाके चतकान से था। मकतूल ने 7 साल कबल कोयटा हज़ारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मुलजमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।
पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि पसंद की शादी करने वाले ये मियाँ बीवी हैं जिन्हें 7 साल बाद कत्ल किया गया और भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाया जिसके बाद कत्ल किया। ये वाक़या मंगल की सुबह लखपास में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब पेश आया। मरने वालों की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। लड़के का ताल्लुक़ पंजगोर के इलाके चतकान से है और मकतूल मोहम्मद शुएब ने 7 साल कबल कोयटा हज़ारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्ज़िमान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये वाक़या मस्तूंग में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब पेश आया। मुस्तफ़ा तरीन ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद अपडेट से देते हैं। मुस्तफ़ा आगाह कीजिए। मुस्तफ़ा आप सुन पा रहे हैं? मुस्तफ़ा खान तरीन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी 7 साल बाद कत्ल हुए हैं। मस्तूंग से वाक़या रिपोर्ट हो रहा है। भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाकर कत्ल किया। ये वाक़या पुराना कस्टम ऑफिस मस्तूंग में पेश आया है, उसके करीब एक होटल में पेश आया है। मुस्तफ़ा तरीन ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए जी, जिला मस्तूंग में ये वाक़या रूनुमा हुआ है जहाँ पर वली खान पुलिस थाने में शादीशुदा जोड़े को कत्ल कर दिया गया है और इस सिलसिले में पुलिस हुकाम का कहना है कि इस जोड़े की 7 साल कबल पसंद की शादी हुई थी, जबकि जिसमें जो लड़की की तरफ जो कुछ अफराद थे उनको इस पर एतराज था। ताहम बाद में राजीनामा हो गया था और राजीनामा होने के 7 साल बाद जो है गुज़िश्ता दिन लड़की के भाइयों ने जो है दोनों को बुलाकर दावत के बहाने बुलाया और बाद आज़म फायरिंग करके वो फरार हो गए। मोहम्मद शुएब का ताल्लुक पंजगूर के इलाके से बताया जाता है, जबकि उन्होंने हज़ारगंजी की रिहायशी खातून से 7 साल कबल कोर्ट मैरिज की थी और इस कोर्ट मैरिज के नतीजे में आज ये दोहरा कत्ल हुआ है जिसकी FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान अगरचे फरार हुए लेकिन उनकी तलाश जो है जारी है और उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है? इस वक्त तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वली खान पुलिस थाना के हुकाम का कहना है कि उन्हें कत्ल का वाक़या होने के बाद मालूमात हुई तो उन्होंने लाशें जो है वो अस्पताल मुंतकिल की और इस वक्त तक जो था मुल्जिमान फरार हो चुके थे। ताहम उनके कहना है कि इसमें सरेदस्त मालूम ये होता है कि लड़की के जिन भाइयों ने दावत दी थी, दावत के बहाने बुलाया था, वही ही इसमें मुलविस हो सकते हैं और वो इस वक्त जो है अंडरग्राउंड है और फरार हो चुके हैं। ताहम पुलिस हुकाम पर उम्मीद है कि उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताइएगा कि जो मकतूलीन थे ये शादी के बाद कहाँ रिहाइश पजीर थे? कोयटा में थे या किसी और शहर में थे या मस्तूंग में रहते थे? देखिए जी, ये बेसिकली शुएब नामी शख्स का ताल्लुक पंजगूर से, जबकि जो खातून थी उनका ताल्लुक कोयटा के इलाके हज़ारगंजी से और 7 साल कबल इनकी शादी हुई थी कोर्ट में और ये दोनों जो है मुख्तलिफ मुकामात पर रिहाइश पजीर होते रहे और इस वक्त जो है ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी आखिरी रिहाइश कहाँ पर थी। ताहम ये जरूर बताया गया है कि लड़की के भाइयों ने जो है दावत की थी और उन्होंने बाकायदा दावत को बुलाया था, जिसके बाद शुएब और उनकी अहलिया जो है वो बखुशी इस दावत को कबूल करते हुए उनके यहाँ चले आए थे। ताहम उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें कत्ल कर लिया जाएगा। इसमें एक अंदोनाक सूरत ये भी बताई जा रही है कि जो मकतूला खातून है वो शायद प्रेग्नेंट थी और पुलिस हुकाम इस हवाले से भी तहकीकात जारी रखे हुए। अच्छा, इसमें एक चीज़ की और क्लैरिटी दीजिएगा कि ये जो कत्ल का फैसला है ये जो खातून हैं उसके भाइयों का अपना है या यहाँ पर भी किसी जरगे की इत्तला है? नहीं, इसमें सरेदस्त हुआ ये था कि लड़की की जानिब जो लड़की के भाइयों के अलावा शायद उनके दिगर अजीज व अकरबा को भी इस शादी पर एतराज था, लेकिन बताया जाता है कि कोर्ट में मैरिज होने के बाद उनके एतराजात दूर हो गए थे और वो बाकायदा जो है उनमें राजीनामा हो गया था और 2 दिन कबल शायद लड़की के भाइयों ने अपनी बहन और बहनोई को जो है कॉल करके दावत दी और बताया जाता है कि उसके लिए जो है वो मस्तूंग आए थे। उन्होंने रात मस्तूंग के होटल में गुजारी और आज सुबह शायद उन्होंने दावत पे जाना था, लेकिन उससे कबल ही इन दोनों को जो है मौत की नींद सुला दिया गया।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ خان ترین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں اجلاس میں صوبے میں امن عامہ کی صورتحال پر غور ہوا۔ اجلاس میں تفصیلی غور و خوض کے بعد متفقہ فیصلے کیے گئے۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ امن عامہ سے متعلق اے پی سی کے فیصلوں پر قائم ہیں۔ سرکاری سطح پر متفقہ فیصلوں پر عمل درآمد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پختونخوا کی ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، جس کے اندر ہم سب نے متفقہ طور پر ایک بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کے بعد کچھ فیصلے کیے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی کچھ دن پہلے، اس پہ جو فیصلے ہم نے کیے تھے ہم ان فیصلوں پر قائم ہیں۔ یہ میٹنگ ہوئی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایپیکس کمیٹی والے وہ تمام فیصلے جو دن اناؤنس ہوئے تھے ان کے اوپر بھی عمل درآمد کرایا جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے شیڈیول کا اعلان کیا ہے اگلے 10 دن کے اندر ہم 2 ضلعوں کے کر کے اور انشاءاللہ پھر ایک گرینڈ جرگہ بلائیں گے تمام ان سٹیک ہولڈرز کا جو کہ ان ایریاز کے اندر ہیں جہاں پہ ٹیررزم ہے۔ ابھی ہمارے اگلے 10 دنوں میں انشاءاللہ یہ جرگے ہوں گے، ان جرگوں کا ایک مفصل طریقے سے ڈسکشن کے بعد ایک بیانیہ ہوگا، لائحہ عمل ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی کے مطابق آگے کی کارروائی جو ہے وہ ہم کریں گے۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے جس سے عوام کا اعتماد بھی ہو اور ہم یہ خاتمہ کر بھی سکیں۔ اب ایک بات دے رہا ہوں تمام ڈپٹی کمشنرز کو، کسی طرح کا کوئی کرفیو، کوئی 144 آپ نہیں لگائیں گے، اس سے پہلے آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ سابق وزیر اعظم نے قاسم اور سلیمان کو ہدایت کی کہ وہ پاکستان نہ آئیں۔ اس سے پہلے اطلاعات تھیں کہ بانی کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔ پچھلے چند روز میں قاسم اور سلیمان نے امریکہ میں کچھ اہم ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ ملک کی 67 شوگر ملز نے $40 کروڑ مالیت کی چینی برآمد کی۔ جولائی 2024 سے جون 2025 تک چینی برآمد کرنے والی شوگر ملز کی فہرست منظر عام پر آ گئی۔ شعیب نظامی سے جان لیتے ہیں۔ جی شعیب۔ جی یہ جو شوگر مل جنہوں نے ایکسپورٹ کیے ان کی جو فہرست ہے وہ پی ایس سی کو آج پیش کی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے میڈیا تک بھی پہنچ گئی ہے، جس میں جو ہے وہ تقریباً 67 شوگر ملز میں ہے، تقریباً 7,49,000 ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی، جس میں سب سے زیادہ جو چینی ایکسپورٹ کرنے والی شوگر مل ہے وہ JDW ہے، جس نے تقریباً 73,000 ٹن چینی کو ایکسپورٹ کیا۔ تانیہ والا نے تقریباً 41,000 کو، اور اس کے بعد جو ہے پوری تفصیلات ہیں اس کے اوپر جب ہماری مختلف جو ایسوسیشن ہے ان سے بات ہوئی، پاکستان شوگر مل ایسوسیشن سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ فیوریٹزم کے ذریعے جو ہے وہ شوگر ایکسپورٹ کے لیے کوٹا دیا گیا۔ ایسا نہیں تھا، ہمارے شوگر مل کی جو پروڈکشن تھی اس کے حساب سے، پیداوار کے حساب سے ایکسپورٹ کا کوٹا دیا گیا تھا، اسی حساب سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی پرمیشن دی گئی اور ایکسپورٹ کیا گیا۔ اس میں کوئی حکمران یا کسی جو ہے وہ اور شخصیات کی ضروری نہیں ہے کہ شوگر ملیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اندر ان کو اضافی کوٹا دیا گیا ہو۔ تاہم ایک سوال میں جو ظاہر ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس وقت ملک میں جو کرائسس ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ FBR کیونکہ صرف شوگر ملوں سے ایسے ڈسٹریبیوٹر کو چینی دینا چاہتا ہے جو کہ ریسٹرکٹ سیل ٹیکس کے اندر ہوں، اس لیے جو ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان گیپ آ رہا ہے جو کہ قیمتوں میں اور قلت میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔